हेलो बच्चों। तो बच्चों हमारी एक सीरीज चल रही थी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है। और भी टाइप की सीरीज चल रही हैं पैरेलली हमारी, जैसे नीट के पेपर की सीरीज चल रही है और नेम रिएक्शंस की सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज चल रही है। ठीक। तो जनरल इनऑर्गेनिक की सीरीज भी हमारी चल रही थी जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो 5-6 वीडियोस उसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, हीटिंग इफेक्ट चल रहा था। हमने प्रीवियस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट्स बताए थे कुछ, तो हीटिंग इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, थोड़े से और हीटिंग इफेक्ट्स हैं। तो हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में कुछ और बातें हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, एक एक करके बच्चों समझते हैं बातों को। तो हीटिंग इफेक्ट में एक और पॉइंट आता है बच्चों, ध्यान से समझो इस बात को। ये जितने भी पॉइंट्स है हीटिंग इफेक्ट में कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, और ये सभी आपको कहाँ कहाँ काम देंगे बच्चों। ब्लॉक केमिस्ट्री में काम देंगे। आपको डी एंड एफ ब्लॉक रिएक्शंस में काम देंगे। तो जहां भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की बात चलेगी, वहां बीच बीच में हीटिंग इफेक्ट्स की बात जरूर आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक पर्टिकुलर हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ध्यान से समझो, पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हीटिंग इफेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है रिएक्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है बच्चों। तो अगली बात है, वेरी सिंपल सी बात है। कहीं भी आपको ये AgHgAu, गोल्ड, मरकरी एंड सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सिल्वर के सॉल्ट दिखाई दें, समझ पा रहे हो बच्चों? ये एक तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। जब भी मैं Au की बात करूं तो समझ लो इन तीनों के बारे में सेम बात ही बोलूंगा। AgHgAu, इन तीनों के सॉल्ट दिखाई दें, इनके कहीं पे ऑक्साइड दिखाई दें, दोनों में से कुछ भी दिखाई दे, सॉल्ट एंड ऑक्साइड दोनों में से कुछ भी दिखाई दे और उनको हीट किया जाए, तो अल्टीमेटली जो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट होता है तो मेटल ही मिल जाता है। ये जो मेटल है वही मिल जाते हैं और एक साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो हम ऑक्साइड्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। तो ऑक्साइड्स में जैसे हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया, मरकरी ऑक्साइड लिया, गोल्ड ऑक्साइड लिया, एक साथ में हम प्लेटिनम भी ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने प्लेटिनम का ऑक्साइड भी ले लिया। इन सभी को देखो हीट का किया जा रहा है। सभी से देखो Ag बन गया, HgO से Hg बन गया, गोल्ड ऑक्साइड का गोल्ड बन गया, प्लेटिनम प्लेटिनम ऑक्साइड का प्लेटिनम बन गया। सभी से मेटल मिल गए। ठीक है। और सभी से ऑक्सीजन गैस निकल गई। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल रिएक्शन है। आपको बस इतना सा याद रखना है, जब भी आपको गोल्ड, मरकरी एंड सिल्वर और प्लेटिनम ऑल्सो, इन सभी के ऑक्साइड्स दिखाई दें, इन सभी के सॉल्ट दिखाई दें, और आपको हीट करा रहा हो, तो एक बात तो आपको ध्यान में आनी चाहिए कि मेटल जरूर मिलेगा, इंडिविजुअल ओन मेटल जरूर मिलेगा। और मेटल के साथ कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी। अगर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन गैस। वेरी क्लियर। बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये। हीटिंग इफेक्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। ऑक्सीलेट्स के बारे में बताते हैं अब हम। ठीक, ऑक्साइड्स के बारे में बता दिया, इनके ऑक्साइड। अब ऑक्सीलेट्स के बारे में बताते हैं, इसे नोट करो फटाफट से। ओके बच्चों, तो जरा देखो बच्चों ऑक्सीलेट के बारे में। ऑक्सीलेट जनरली कोई अगर हम एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीलेट लेते हैं तो सबसे पहले वो कार्बोनेट बनाता है। क्या बोला बच्चों? जनरली एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीलेट लेते हैं तो जनरली पहले वो क्या बनाता है? कार्बोनेट बनाता है। तो देखो, सोडियम ऑक्सीलेट कार्बोनेट बना गया, कैल्शियम ऑक्सीलेट कार्बोनेट बना गया। ठीक, और सीओ गैस निकलती है। ये गैस निकलेगी निकलेगी, याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर निकलेगी। ऑक्सीलेट के फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट में, हीटिंग इफेक्ट में ऑक्सीलेट के फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जरूर निकलती है। तो यहां जो याद करने वाली गैस है बच्चों, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर? ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट गर्म करा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो फर्दर हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 भी दे देता है। ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोनेट तो देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो बनेगी। ये तो फिनोमिना है ऑक्सीलेट का। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीलेट का ये फिनोमिना है कि कार्बोनेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जरूर बनेगी। लेकिन बात करें कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट वैसे भी थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो वो हीट करके फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 भी दे देता है। अच्छा, अब बात करते हैं Ag2C2O4 की।
तो फिर से वही बात, एक कंसेप्ट तो एजी आ जाए, एचजी आ जाए, एयू आ जाए, पीटी आ जाए, इनके बारे में तो आप समझते हो। अभी जस्ट प्रीवियसली हमने बताया था कि इनके कहीं भी सॉल्ट दिखाई दें तो फाइनली मेटल आना है। फाइनली क्या आना है? मेटल आना है। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो Ag2C2O4 को गर्म करा तो स्टार्टिंग में कार्बोनेट नहीं देते, ये वाले चीज कार्बोनेट नहीं देते। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीडेट ही कार्बोनेट देते, तो इसने ऑक्साइड दे दिया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 तो निकल ही गई। ठीक है, कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली और CO भी निकाली, क्योंकि ये गैस तो निकलनी निकलनी है। अच्छा, Ag2O, अब देखो ये शांत तो बैठ नहीं सकता, सिल्वर है, और सिल्वर लास्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आफ्टर हीटिंग सिल्वर विल बी फॉर्म्ड, सो दैट, देखो आप दिखाई दे रहा है आपको, सिल्वर बन गया। ये पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, तो कंसेप्ट बन रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि रट्टा रट्टा हो रहा है। देखो इसका कंसेप्ट पीछे पड़ा है तो फाइनली मेटल बना है, तो कंसेप्ट समझ गए। अब जब Ag2O Ag निकालेगा तो ऑक्सीजन ही तो बना, तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अभी पढ़ा ही था कि इनके ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तो निकालेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिएक्शन में बनी है उससे रिएक्ट करके CO2 बाद में निकाल देगी। तो अल्टीमेटली सबसे लास्ट में जो गैस आइडेंटिफाई होगी वो CO2 रहेगी सिल्वर का ऑक्सीलेट में। तो आपने क्या सीखा बच्चों? ऑक्सीलेट को गर्म करने पर कार्बोनेट्स बनते हैं अगर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल लिए जाएं। ठीक है, सम एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम में डायगोनल रिलेशनशिप्स होती हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो सोडियम, लिथियम से नीचे सोडियम के नीचे के कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीलेट से क्या बन रहा है बच्चों? कार्बोनेट्स बन रहा है। समझ गए? वेरी सिंपल रिएक्शन है, इस चार्ट को नोट कर लो, काम आएगा बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। अगली रिएक्शंस पे चलते हैं हम फटाफट से। ओके बच्चों, जरा ध्यान दो। अब जो बोर्ड पे रिएक्शन लिखी है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब ये एक बढ़िया कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान से समझो इसको बच्चों। ठीक, क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझो। अमोनियम का सॉल्ट, हीटिंग इफेक्ट किसके पड़ रहे हैं? अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एडवांस तक में पूछ रखे हैं। ध्यान से समझ लो इसको, और ध्यान से पढ़ना है, और ढंग से पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, अमोनियम के जो सॉल्ट होंगे, ठीक, उनका जो एनायन होगा उस पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी। एनायन पे डिपेंड करता है। तो एनायन के बारे में जानकारी लेनी है। अमोनियम तो NH4 ही रहेगा। ठीक, तो एनायन अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, क्या बोल रहा हूं बच्चों, नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो अमोनिया गैस निकलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या समझे बच्चों? अगर अमोनियम सॉल्ट के अंदर जो एनायन है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। कौन से ऑक्सीडाइजिंग? नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब ये मत समझ लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट अलग चीज है, नेचर की बात हो रही है कि उसका नेचर ऑक्सीडेशन करने का ना हो, ये बात चल रही है बच्चों। फिर से मैं बोलता हूं, अमोनियम सॉल्ट में जो एनायन है, उस एनायन का नेचर अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तब अमोनिया गैस निकलती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के लिए। ठीक, अब जरा देखें कौन कौन से मैंने एग्जांपल लिए एनायंस के। ये सारे एग्जांपल्स लिए एनायंस के, एटलीस्ट इतने तो ध्यान में हो, इसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो इस प्रॉपर्टी से पहचान भी सकते हैं। हेलोजेंस की बात करें हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस जो है वो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, हेलोजेंस एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, तो खुद रिड्यूस होंगे, खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, तो इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, तो हम क्या बोलेंगे? Cl माइनस Br माइनस I माइनस। फ्लोरीन को छोड़ दो, यहाँ पे फ्लोरीन को नहीं लेना है बच्चों, ध्यान से समझ लो, रीजन पूछो तुम, आप फ्लोरीन को मत लो हीटिंग इफेक्ट में। ठीक, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एनायन ले लो, ये भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ये तो आप समझ जाओगे, इनको समझ जाओगे।
कार्बोनेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, +4। क्या +4 4 से कार्बन 4 से ज्यादा जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। बात समझ पा रहे हो? कार्बोनेट में सी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या ये +4 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, इसमें देखो 3 दूनी 6, 6 में से एक गया और एक किधर से गया, ये भी +4 में है, तो कार्बन यहां भी +4 में है। ठीक है, S-2 ये आप ध्यान में रखो, S-2 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, जनरली क्या है, नहीं है। जनरल विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब तक हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तब तक ये हीटिंग इफेक्ट से तो एकदम से ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं है, तो कुछ ध्यान में भी रखने हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टी से पता चल जाएंगे। सल्फेट देखो +6 है, +6 है, तो हम बोलेंगे क्या, ये भी नहीं जा सकता, +5 है, ये भी ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या देंगे, अमोनिया देंगे। जैसे हम देखें बच्चों सल्फेट, सल्फेट की बात करें तो सल्फेट को हीट करने पर देखो सल्फेट इसी कैटेगरी का है, तो अमोनिया गैस आ रही है। एक्स एक्स हेलोजन्स हैं, हेलोजन Cl Br I इसी कैटेगरी के हैं, तो अमोनिया गैस आ रही है। और बाकी साइड प्रोडक्ट तो कुछ भी निकले, साइड प्रोडक्ट से नहीं, हमें गैस से पता चल जाएगा सॉल्ट कौन सा है। समझ पा रहे हो? अगर अमोनिया गैस निकल रही है तो अमोनियम का सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का सॉल्ट है या रिड्यूसिंग नेचर का सॉल्ट है, ये सॉल्ट पता कर सकते हैं। अमोनियम का सॉल्ट तो होगा, लेकिन अमोनियम का किस एनायन का सॉल्ट है, ये हम हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन से पता कर सकते हैं। बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन सी वाली, हम जब टेस्ट करवाते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेस्ट करवाते हैं, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो वहां पे कहीं पर कुछ हीट कर दिया, ठीक, तो एनायन कौन सा है उसके बारे में गैस करना है हमें। एनायन तो बहुत सारे हैं, ऑप्शंस के अंदर गैस करना है, तो वहां पे हम गैस कर सकते हैं इजीली, लेकिन हम नॉलेज ही नहीं होगी किस बेसिस पे गैस करें, तो फिर कैसे करेंगे, रट्टा मारेंगे कि ये चीजें ऐसे होती हैं। प्रॉपर्टी भी तो ध्यान में होनी चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन होगा तो अमोनिया गैस निकलेगी। पहली बात समझ गए इस कॉन्टेक्स्ट में, बताओ इतनी बात में इस किसको समझ में नहीं आई, सबको समझ में आ गई होगी। ये जितने भी एनायन हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एनायंस हैं, और इनको हीट करने पर अमोनिया गैस निकलती है। बताओ इतनी बात क्लियर है, जल्दी से नोट करो। फिर हम ऐसे एनायंस लेते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, वो उनसे क्या निकलेगा वो हम अगली स्लाइड में बताएंगे, जल्दी से इतने नोट कर लो। ओके बच्चों, जरा ध्यान दो, देखो एनायन अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है बच्चों, अभी हमने पढ़ाया था लास्ट प्रीवियस में कि एनायन अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो अमोनिया गैस निकलेगी। अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया फिर क्या होगा, फिर बच्चों ऑक्सीडाइजिंग नेचर में पहले तो समझो कौन कौन है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, मतलब Cr2O7-2 है, MnO4 माइनस भी ले सकते हैं, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी बात हम कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 में आ रहा है, ये 7 में जा रहा है, ठीक, ये सब NO2 है, NO3 भी जनरली हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो ये N वाले तो ध्यान रख लो, ये N वालों से क्वेश्चन बहुत आता है, N वालों से क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने N वालों के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और इसमें कुछ मैं यूनिक बात बताऊंगा आपको। ठीक, N वालों से क्वेश्चन आता है। अच्छा गैस कौन सी निकलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो नाइट्रोजन निकलेगी या नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसे ठीक, या तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O निकलेगी, इन दोनों में से कोई गैस निकलेगी। अच्छा नाइट्रोजन वाले की स्पेसिफिक कंपाउंड है, उसमें हम गैस जो निकलेगी या जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से कुछ गैस कर सकते हैं, कुछ यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जरा ध्यान दो। NO2 में NO2 जरूर जैसे ये है, NO2 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, +3 है, बोलो +3 है। अच्छा इसको छुपा लो, ये सॉल्ट है, सॉल्ट में एक साथ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते, अलग अलग निकालते हैं। NH4 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, वेरी गुड, आप निकाल के देख लो, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, X मानो 4 में से एक गया 3, माइनस का 3 बचेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी सिंपल होता है। ठीक, तो -3 है। अब ध्यान दो, जैसे नाइट्रो अमोनियम में भी नाइट्रोजन है और दूसरा कंपाउंड भी नाइट्रोजन का ही है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं ये दोनों नाइट्रोजन की, इनका एवरेज लो,
इनका एवरेज लो बच्चों, एवरेज लो, तीन में तीन जोड़ोगे तो जीरो आएगा, और जीरो, और डिवाइड किससे करना है, कितने नाइट्रोजन से, दो, तो 0/2 जीरो। तो जो कंपाउंड बनने वाला है, जो गैस बनने वाली है, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बनेगी। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की कौन सी गैस है, जीरो, क्योंकि यहां पे कितना है, तो कौन सी गैस बनी इसमें से, नाइट्रोजन। अच्छा इसको देखो, इसमें कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2x माइनस टू इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू +1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पे कितनी है, जीरो है बच्चों। बात को समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो कंपाउंड बनेगा इन दोनों में से कौन सा ले, ये कैसे पता चलेगा। तो नाइट्रोजन के केस में तो मैंने बता दिया आपको कि नाइट्रोजन के केस में दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज ले लो, और एवरेज इन दोनों में से जिसके बराबर आए वो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जीरो के बराबर आया तो नाइट्रोजन गैस आ गई। अच्छा अगले में देखो, इसमें देखो NO3 माइनस में 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है NO3 में। NO3 माइनस में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, बहुत बढ़िया। NH4 पॉजिटिव में तो अभी अभी निकाली है, -3 होती है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो जरा ध्यान दो, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, और 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, 2, एवरेज निकला, तो 1 आ गया। तो 1 तो इसमें है, तो गैस कौन से बनने वाली है, +1 वाली। ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो गैस, याद नहीं करना पड़ेगा इसमें, इन तीनों कंपाउंड्स में याद नहीं करना है, समझ पा रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया। इसमें जरा देखो, NO2 माइनस में अभी अभी निकाला था, NO2 माइनस में 3 दूनी 6, नहीं 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे तो +3 आ रही है, यहाँ पे +3 आ रही है। अच्छा N2H5 प्लस, N2H5 प्लस का अलग से निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे N2H5 प्लस, इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जरा देखो, 2x + 5 इजिकल टू 1, तो 2x इजिकल टू 5 में से 1 गया 4, माइनस का 4, तो x इजिकल टू -2, तो कितनी आई, -2। यहां पे कितनी आई बच्चों, ये -2 आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एवरेज निकालो जरा, कितना आया, 3 में से 2 गया 1, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो 1/3, एवरेज कितना आ गया, 1/3। बात को समझ पा रहे हो बच्चों तो एवरेज आ गया अपना 1/3। तो 1/3 का कंपाउंड तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो 1/3 का कुछ कंपाउंड होता है क्या, हाँ होता है, हाइड्राजोइक एसिड N3H, जो मैंने यहां पे लिखा है N3H होता है बच्चों ये। तो N यहां पे जरा 3x + 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1/3, ठीक है, -1/3 आंसर आ रहा है इसका, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, 1/3 तो आ रहा है। तो 1/3 का जो कंपाउंड है, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, तो 1/3 का कंपाउंड है ये HN3। हाँ N यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं, ठीक है, +1 और ठीक है 3x + 1, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजोइक एसिड 1/3 यहाँ पे एवरेज आ रहा है एक्चुअल में, प्लस में अगर हम ले तो 1/3 एवरेज आ रहा है, तो हाइड्रोजोइक एसिड, इसको हम नाम देते हैं बच्चों, इसका नाम है, याद रखना है इसका, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड इसका नाम है बच्चों। तो आई थिंक आपने, अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा इस वाले केस के, मेरे को 3-4 एग्जांपल्स और कराने हैं बच्चों, जगह नहीं थी यहाँ पे। तो देखो बच्चों, मैंने नाइट्रोजन वाले केस ले लिए, यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया बहुत इजीली। देखो ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो गैस कौन सी निकलेगी, N2 और N2O में से निकलेगी, लेकिन फिर भी कुछ और कंपाउंड भी बन सकता है। तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन वाले केस में दोनों नाइट्रोजन की, जितने भी नाइट्रोजन हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज ले लेना है, और उस एवरेज का नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड या कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है, वो वाली गैस का आंसर टिक कर देंगे। ये एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, इसको आप नोट डाउन करो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। मैं कुछ और एग्जांपल्स अभी लिखता हूं, ध्यान से समझेंगे उसको भी, नोट डाउन करो बच्चों। ओके बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स देख लो जरा, कुछ और एग्जांपल्स में जरा देखो बच्चों, ये वही जो प्रीवियस एग्जांपल था उसी के कुछ मैंने और सॉल्ट्स ले लिए। तो अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम आयोडेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, तीनों ही अमोनियम के सॉल्ट हैं। तो इन्हीं इन सॉल्ट्स में बच्चों
नाइट्रोजन गैस देखो सभी में निकल रही है, मैंने बोला था नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन वाले जो प्रीवियस एग्जांपल कराए थे वो तो यूनिक एग्जांपल थे कि एवरेज वाले कंपाउंड बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में नाइट्रोजन निकल जाती है, N2O भी बहुत कम में निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब बाकी प्रोडक्ट तो आप आराम से लिख सकते हो। क्लोरीन है तो Cl2 निकलेगी, आयोडीन है तो I2 निकलेगी, क्रोमियम है तो क्रोमियम का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो वाटर तो निकलेगा ही सभी में। ठीक, इसमें O2 और O2 भी निकलेगी, इसमें ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो ये रिएक्शन कंबाइंडली आप याद कर सकते हो, और ये रिएक्शन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई में आई थिंक कभी आई भी हुई है ये रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सॉरी डाइक्रोमेट की रिएक्शन है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हो गए बच्चों प्रीवियस कंसेप्ट्स के अमोनियम सॉल्ट के। तो अमोनियम सॉल्ट बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंट सॉल्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अमोनियम का एनायन पर डिपेंड करता है कि उसकी हीटिंग का क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट्स में गैसेस की बात करें तो अमोनियम में ज्यादातर आपका दिमाग जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए अमोनिया गैस पे, वो जाना चाहिए नाइट्रोजन गैस पे, वो जाना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड पे। इसके अलावा कुछ और बनता है तो वो नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के बाद बनता है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो अमोनियम सॉल्ट वाला कंसेप्ट है वो भी बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंसेप्ट इस वीडियो में डाल लेते हैं एजाइड का, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका वीडियो का। ठीक, तो जल्दी से ये नोट कर लो। ओके बच्चों, तो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीटिंग इफेक्ट का है यहाँ पे। तो एजाइड्स, एजाइड्स N3 निगेटिव को बोलते हैं, N3 निगेटिव को हम एजाइड बोलते हैं। काफी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ये, एजाइड्स जितने भी होते हैं वो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। तो सीखने वाली बात क्या है वो सीखते हैं यहाँ पे। जो मेटल के ऑक्साइड सॉरी मेटल के जो एजाइड्स होते हैं वो हीट करने पे नाइट्रोजन देते हैं। क्या समझे बच्चों? मेटल के एजाइड्स हीट करने पर नाइट्रोजन गैस देते हैं, ये कंफर्म बात है। तो ध्यान रखना बच्चों, एजाइड से क्या आता है? नाइट्रोजन गैस। गैस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, गैस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में। गैस कौन सी निकल रही है? गैस से आधे काम हो जाते हैं। ठीक, तो कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन गैस। देखो सभी एजाइड्स में सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, हाइड्रोजोइक एसिड ये भी एक तरीके का हाइड्रोजन का एजाइड है, जिंक एजाइड, सभी में नाइट्रोजन गैस आई है और सभी में मेटल्स आ गए। जिस मेटल का एजाइड है वो मेटल आ जाएगा, बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, मेटल अलग, एजाइड से नाइट्रोजन अलग। बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग मैं नहीं करवा रहा, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड क्या बन रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीट करने पर एजाइड बनता है और मेटल बनते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस साथ में आ गई, बस और क्या है। इतना सा कंसेप्ट है एजाइड्स का। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनको लिंक करके सवाल हो जाते हैं। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी हम खत्म करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ये वाला कंसेप्ट नोट करो। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितनी भी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराई जा रही है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। एडवांस के क्वेश्चन इनके बगैर होना पॉसिबल नहीं है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ो, इन्हें याद करो। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दो चैप्टर जो एडवांस के हैं वो सबसे पहले मैंने यही शुरू करे हैं, क्योंकि एडवांस में बच्चों को इन्हीं चैप्टर्स में दिक्कत आती है। एक तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स, ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये जितने भी एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कोचिंग से बहुत ही लाइट वे में कराए जाते हैं या कई बार छुड़वा भी दिया जाता है, तो उन्हीं चैप्टर्स पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इन चैप्टर्स को, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं आईआईटी के, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ो। जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें और इससे रिलेटेड सवाल अपनी बुक्स में जाके लगाएं। ठीक, पहले तो फिलहाल पढ़ ही लें, जब सवाल की बारी आएगी तो मैं सवाल भी लगवाऊंगा, उनकी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे सवाल को पकड़ा जाता है और कैसे सवाल किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में और आगे के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।